हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग के यूपी बीएड के एग्जाम्स होने वाले हैं क्योंकि आज इसमें फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप लोगों ने फॉर्म फिल कर ही दिया होगा, जिसने नहीं किया है ज़रूर से कर दीजिएगा क्योंकि अब आप लोग के लिए बीएड कंपलसरी हो चुका है। तो प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी बीएड आपको होना ज़रूरी है। तो इसके लिए आप इसमें काफ़ी कॉम्पिटिशन भी टफ रहेगा, तो आपको अच्छा स्कोर करना है, रैंक अच्छी लानी है, इसके लिए तैयारी भी आपको अच्छे से करनी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कॉमर्स के स्ट्रीम हैं, जिनके कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं, तो आप लोग का जो सेकंड पेपर होगा 2 पेपर इसमें होने हैं। फर्स्ट पेपर यहाँ पर जो रहेगा, फर्स्ट पेपर में आप लोगों से पूछा जाना है कि जीके से रिलेटेड और जो हिंदी होगी, और जो सेकंड पेपर होगा, उस सेकंड पेपर में आपका सब्जेक्टिव होगा जिसके 50 क्वेश्चंस रहेंगे और साथ में रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस रहेंगे। तो सेकंड पेपर में ये 50 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो कि आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो अगर आप कॉमर्स है तो उसकी प्रिपरेशन मैं आपको करा दूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स को लेकर के आएँगे जिससे कि आपका एग्ज़ाम तक, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अप्रैल में होने वाला है, आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी और ये 50 मार्क्स आपके पूरी तरह से रहेगा कि 50 क्वेश्चन्स आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएँगे। लेकिन इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना है। बाकी जो फर्स्ट पेपर में और जो सेकंड पेपर में आपके 150 क्वेश्चंस और रह जाते हैं, उनकी तैयारी के लिए आपको मेरा जो सेकंड चैनल है पीवाईक्यू ज़ोन, आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, साथ-साथ प्रैक्टिस सेट भी आ रहे हैं। तो वहाँ पर आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मेक श्योर करिए कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए इसी तरह की वीडियोज़ के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेल्स टू राम 500 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज़ ₹50 वुड अफेक्ट। राम को 500 की बिक्री की खतौनी उसके खाते में ₹50 से की गई, जिससे प्रभावित होगा। यानी कि ₹500 की बिक्री की थी, लेकिन उसे ₹50 का दिखाया गया। तो ₹450 का क्या है कि कम कर दिया गया। तो उससे कौन-सा अकाउंट इफ़ेक्ट करेगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। सेल्स अकाउंट, राम्स अकाउंट, कैश अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कौन-सा अकाउंट इफ़ेक्ट होगा? तो यहाँ पर राम का अकाउंट इफ़ेक्ट होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज़ कॉइन्ड द नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। पूंजी संरचना का नेट परिचालन आय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? गॉर्डन के द्वारा, डूरेंट, हडसन या फिर वॉल्टर। तो यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज अलग-अलग तरह से दी गई है। ये जो ऑपरेटिंग इनकम की है, यानी कि परिचालन आय का सिद्धांत है, वो यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा, डूरेंट ने दिया था। एक आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा कि जो डूरेंट थे, उन्होंने इसका सिद्धांत दिया था। उन्होंने ये माना था कि जो शुद्ध परिचालन आय के अनुसार कंपनी या फर्म के जो ऋण घटक होते हैं, ऋण घटकों में परिवर्तन से फर्म की जो मेन रहती है, गुडविल रहती है या मेन उसका मूल्य रहता है फर्म का, वो प्रभावित नहीं करता, ये उन्होंने कहा था। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट है, फार्मूला फॉर ऑपरेटिंग लिवरेजेस। यहाँ पर परिचालन लिवरेज का सूत्र आपको बताना है। तो ऑपरेटिंग है, फाइनेंशियल है और जो कंबाइंड लिवरेज होता है, तीनों के ही फार्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, कोई भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ऑपरेटिंग लिवरेज का फार्मूला ईबीआईटी अपॉन पीबीटी, सी अपॉन ईबीआईटी, ईबीआईटी अपॉन पीईपी या फिर नन ऑफ द अबव। इसका जो फार्मूला होता है परिचालन लिवरेज का, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, ये सी जो है ये कंट्रीब्यूशन है, अंशदान। तो ये सी अपॉन ईबीआईटी होता है। ज़रूर से ध्यान में रखिएगा। ऑपरेटिंग लीवरेज का फ़ॉर्मूला, अगर हम बात करें फाइनेंशियल लीवरेज की बात करें तो उसका फ़ॉर्मूला क्या होता है? तो उसका फ़ॉर्मूला हो जाता है ईबीआईटी अपॉन में क्या हो जाता है? ईबीटी। ये भी याद में रखिएगा, हो सकता है ये आपसे पूछ ले फाइनेंशियल लीवरेज का। और अगर कंबाइंड लीवरेज की बात की जाए तो जब हम ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा कंबाइंड लीवरेज निकल आता है। आपको क्लियर हो गया होगा सारी ही चीज़ें। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए नॉन कैश आइटम। इसमें से कौन एक गैर रोकड़ मद नहीं है? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इसने क्या पूछा है कि कौन नहीं है एक नॉन कैश आइटम? तो इज़ फॉर बैड डेब्ट, गुडविल, रिटर्न ऑफ, डेप्रिसिएशन, कैश सेल। तो कौन-सा नॉन कैश आइटम यहाँ पर नहीं होगा? तो इसमें जो आपका कैश सेल है वो नॉन कैश आइटम है, नहीं है, और बाकी के तीनों ही आइटम कौन से नॉन कैश। डेप्रिसिएशन बहुत पूछा जाता है कि डिप्रिसिएशन जो किस तरह का व्यय है, तो ये एक गैर नकद व्यय है, ध्यान में रखिएगा। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा। इसके अलावा बाकियों को भी देखना चाहिए तो आप देख सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। संपत्तियों पे हिरास है, ख्याति का अपलेखन, अप्राप्य ऋणों के भी प्रावधान, देनदारों पर छूट का प्रावधान, देनदारों पर छूट का प्रावधान। ये सब भी क्या है? ये आपके रोकड़ का लेन-देन इसमें नहीं होता है, तो ये गैर रोकड़ मदें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाई फाइनेंशियल लिवरेज इज अ ब्लेसिंग व्हेन उच्च वित्तीय उत्तोलक तब अच्छा माना जाता है जब द अर्निंग्स आर मोर देन द कॉस्ट ऑफ डेट आय ऋण पूंजी की लागत से अधिक हो अर्निंग्स आर लेस देन द कॉस्ट ऑफ डेट आय ऋण पूंजी की लागत से कम हो अर्निंग्स इक्वल्स द कॉस्ट ऑफ कैपिटल आय पूंजी की लागत के समान हो देयर इज इन्फ्लेशन मुद्रा प्रसार हो यानी कि जो लीवरेज होता है वो हाई फाइनेंशियल लीवरेज है तो वो अच्छा कब माना जाएगा कौन सी कंडीशन होती है तो जब द अर्निंग्स आर मोर देन द कॉस्ट ऑफ डेट आपकी इनकम ज़्यादा हो रही है और जो आपने पूँजी ली थी उस पर आपको जो आपने डेब्ट लिया था उसकी कॉस्ट कम है और आपकी अर्निंग ज़्यादा है, तभी हाई फाइनेंशियल लिवरेज जो होता है वो अच्छा माना जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वित्तीय उत्तोलक किसी संस्था की पूंजी संरचना में स्वामियों की पूंजी के साथ-साथ ऋणकोषों के बीच संबंध बताती है। अर्थात वित्तीय उत्तोलक ऋण पूंजी के उपभोग द्वारा समतांशों को प्रत्याय दर को बढ़ाने की प्रक्रिया है। अतः इसे समता व्यापार यानी कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी कहा जाता है। जब आय ऋण पूंजी की लागत से अधिक हो तो उसे अच्छा वित्तीय उत्तोलक कहा जाता है। तो आपकी समझ में आ गया होगा इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोजेस तलपट क्या प्रकट करता है एरर ऑफ एमिशन छूट जाने की अशुद्धियां एरर ऑफ कमीशन लेखे संबंधी प्रिंसिपल सैद्धांतिक या फिर बैलेंसेस बाकी शिशुओं की अशुद्धियां तो यहाँ पर जो तलपट होता है क्या प्रकट करता है तो एरर ऑफ बैलेंसेस जो बेस्ट आंसर है आपका वो रहेगा एरर ऑफ बैलेंसेस क्योंकि जो तलपट ट्रायल बैलेंस बनता है वो जो लेजर बन जाते हैं उसमें सारे अकाउंट हम बनाते हैं उन अकाउंट्स की जो हमारी बाकी आती बैलेंस निकल करके आता है उसी से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो अगर उसमें किसी भी तरह की अशुद्धि होगी, बैलेंस सही से नहीं निकला होगा तभी तलपट हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। तो उसी की अशुद्धि को बताएगा। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी है। अब इसमें भी कोई भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वे अशुद्धियाँ जिनका प्रभाव तलपट के योगों पर पड़ता है या तलपट में प्रकट होने वाली अशुद्धियाँ गलत पत्र में खतौनी, बहियों का अशुद्ध योग लगाना, तलपट में किसी खाते का छूट जाना, खातों का योग एवं शेष निकालने की अशुद्धि। ये चारों ही अशुद्धियाँ ऐसी हैं जो तलपट से प्रकट हो जाती हैं। यानी कि ये भी क्वेश्चन पूछता है, वो कौन सी अशुद्धियाँ हैं जो तलपट से ट्रायल बैलेंस से पता चल जाती हैं, तो ये चारों ही होती हैं। चलिए नेक्स्ट है टेस्ट टेकिंग रिड्यूस द जो परीक्षा जाँच होती है क्या कम करती है? वर्क ऑफ एन ऑडिटर अंकेक्षक के कार्य को, लायबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर अंकेक्षक के दायित्व को, बोथ ए एंड बी नॉट द तो परीक्षा जाँच का क्या मतलब होता है कि जितने भी आपने अकाउंट्स रखे हैं, जितना रिकॉर्ड रखे हैं, सारे रिकॉर्ड को चेक ना करके उसमें से कुछ रिकॉर्ड्स को ले लिया जाता है और उनको चेक किया जाता है। तो ये माना जाता है कि जो भी वहाँ पर बाकी के रिकॉर्ड्स होंगे वो सब भी सही होंगे या गलत जैसा भी निकलेगा उसका परिणाम रिज़ल्ट उसी के अकॉर्डिंग मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या कम करती है? तो ये कार्य को सिर्फ़ कम करती है, लायबिलिटी को कम नहीं करती है। लायबिलिटी बनी रहेगी उतनी ही ऑडिटर की, ये सिर्फ़ कार्य को कम करेगी। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए है। जल्दबाज़ी में अगर आपने बोथ लगा दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है इन विच पॉलिसी ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट द परमानेंट करंट एसेट आर फाइनेंस्ड बाय शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। कार्यशील पूंजी के प्रबंधन की किस नीति के अंतर्गत स्थायी चालू समिति का वित्तीयकरण लघुकालीन वित्त के द्वारा किया जाता है? कंजर्वेटिव पॉलिसी, एग्रेसिव पॉलिसी, मॉडरेट पॉलिसी, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब हम वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जो स्थायी चालू संपत्ति का वित्तीयकरण होता है वो किसके द्वारा होता है यानी कौन सी नीति होती है तो ये एग्रेसिव पॉलिसी होती है उग्रवादी नीति होती है ये क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोकड़ बही के अनुसार अनुकूल शेष का क्या अर्थ होता है तो आप कैश बुक बनाते हैं उसमें अगर फेवरेबल बैलेंस आ रहा है तो उसकी मीनिंग क्या है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक नन ऑफ दैट तो रोकड़ बही के अनुसार अगर फेवरेबल बैलेंस का मतलब ये हो जाता है कि वहाँ पर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक जो हम कैश बुक बनाते हैं उसका एक डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड होता है जो डेबिट साइड होता है उस साइड में क्या रहेगा उस साइड में जितनी भी आपको रिसीव हुआ है जितनी भी रिसीप्ट होती है वो सारी हमारी डेबिट साइड में रहती है और जो कुछ भी हमने पेमेंट किया होता है वो सब क्या रहता है वो सब क्रेडिट साइड में रहता है तो जब डेबिट साइड बड़ा होगा तो बैलेंस निकल कर आपका क्रेडिट साइड में आएगा इसीलिए क्या होगा जब डेबिट साइड बड़ा होता है और ज़्यादातर क्या रहता है कैश बुक में आपका डेबिट शेष ही रहता है डेबिट बैलेंस ही रहता है यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है the cost of asset is 60,000 that scrap value will be 25% at the end of 10 years if straight line method of depreciation is followed the rate of depreciation is ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी कराया था डिप्रिसिएशन निकालने का मेथड था तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट सेक्शन बताइए यहाँ पे आपको
रेट निकालना है, मेथड सेम वही रहेगा। तो रेट क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को यहीं से स्टार्ट करेंगे और जिन भी बच्चों का करेक्ट आंसर होगा ज़रूर सबके नाम लिए जाएँगे। तो आप लोग उसका करेक्ट आंसर मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको नहीं निकालना आता है तो प्रीवियस वीडियो देखिएगा, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से इसको डिटेल में समझाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर कॉस्ट कंट्रोल अकाउंटिंग नॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज डेबिटेड टू। लागत नियंत्रण लेखाविधि में सामग्री की सामान्य क्षति को डेबिट किया जाता है। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में, फाइनेंशियल गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में या फिर फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में। तो कॉस्ट कंट्रोल अकाउंटिंग जो होती है उसमें हम वेस्टेज ऑफ मटेरियल होता है उसको हम कहाँ पर डेबिट करते हैं, ये क्वेश्चन है। तो उसे हम वेस्टेज ऑफ मटेरियल जो होता है फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में डेबिट किया जाता है। एक आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें नॉर्मल वेस्टेज जो होगा, आपने अगर कॉस्ट आपको याद होगी, थोड़ी बहुत पढ़ी होगी आपने, तो आपको वहाँ पर पता ही होगा कि कहाँ पर जो वेस्टेज होता है उसको हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग उसे हम फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में दिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, अंडर विच एक्ट ऑडिट इज कंपलसरी। कौन से अधिनियम के अंतर्गत अंकेक्षण जो होता है वो अनिवार्य है। पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर अंकेक्षण कराना कंपलसरी जो किया गया है वो भारतीय कंपनीज अधिनियम 2013 जो है उसके अंडर में कंपलसरी किया गया। सरदारी में नहीं कहा गया है कि कंपलसरी नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन इंडियन कंपनीज एक्ट में कंपलसरी बताया गया है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू बेसिक मेजर्स ऑफ लिक्विडिटी आर। तरलता के मापने की दो मुख्य माप क्या है। स्टॉक एंड डेटर टर्नओवर रेशियो, करंट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट रेशियो। लिक्विडिटी तरलता की आपकी कंपनी में जो है वो कितनी लिक्विड है। लिक्विड का मतलब ये हो जाता है कि कितनी नगद में है या नगद के तुल्य वो कैश या फिर कैश के जैसी कितनी एसेट अवेलेबल है। ये कौन से बेसिक जो रेशियोज हैं वो बताते हैं। तो यहाँ पर करंट रेशियो और लिक्विडिटी रेशियो जो ये दो रेशियो हैं ये आपके ज़्यादा अच्छी जांच करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ फंड। कितने से कौन सा कोषों का अनुपयोग है। पेमेंट ऑफ सैलरीज, राइटिंग ऑफ डिप्रिसिएशन, सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो आपने फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाया होगा, तो वहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ फंड और सोर्सेज ऑफ फंड दो पॉइंट रहते थे। एप्लीकेशन ऑफ फंड जहाँ जहाँ फंड का हमने यूज किया है, इसमें से कौन सा है। वेतन का भुगतान करना, ये भी नहीं आएगा। डिप्रिसिएशन भी नहीं आता, ये किसमें आता है, जो पी&एल एडजस्टमेंट बनाते थे तो वहाँ पर हम दिखाते थे। सेल ऑफ की है तो हम वहाँ पर तो सोर्स हो जाएगा, लेकिन जो हमने पेमेंट किया है डिविडेंड का ये हमारा क्या हो जाता है, एप्लीकेशन ऑफ फंड है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग रेशियो इज, संचालन अनुपात क्या है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, एक्टिविटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, नन ऑफ द अबव। तो ऑपरेटिंग रेशियो जो है संचालन अनुपात किसके अंतर्गत आता है, ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आता है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन ए है। तो जो आपके अनुपात होते हैं वो कई तरह के होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी होते हैं, एक्टिविटी होते हैं, सॉल्वेंसी होते हैं, लिक्विडिटी रेशियोज होते हैं। इसमें इसके अंतर्गत ही बहुत से आते हैं। जैसे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आता है, नेट प्रॉफिट रेशियो आता है, ऑपरेटिंग रेशियो आता है। एक्टिविटी रेशियो की बात करें तो वहाँ पर स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो है, ये सब आएँगे। सॉल्वेंसी में भी आपके कई तरह के आ जाते हैं। और लिक्विडिटी रेशियो में जैसे अभी आपने देखा करंट एसेट रेशियो है या फिर सॉरी करंट रेशियो है, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो है, लिक्विड रेशियो है, वो सब आते हैं। चलिए नेक्स्ट है, if sales are 3 lakh, gross profit is 1 by 3 on cost, purchases are 2,50,000 and the closing stock is 50,000. तो ओपनिंग स्टॉक विल बी, यहाँ पर कह रहे थे बिक्री 3 लाख की है, लागत पर सकल लाभ 1/3 है, क्रय पर और 2,25,000 का, सॉरी 2,50,000 का क्रय है, अंतिम रहती है 50,000 का। आपको क्या निकालना है, ओपनिंग स्टॉक निकालना है। तो बहुत ही आसान है इसको निकालने का तरीका। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हमको सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी होगी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए यहाँ पर इसमें से हमको प्रॉफिट लेस करना होगा जो बिक्री दे रखी है। तो कैसे निकालेंगे, तो प्रॉफिट निकालने के लिए यहाँ पर जो 3 लाख दे रखा है ये आपका सेल दे रखी है और ये 1/3 जो लाभ दे रखा है सकल लाभ, ये किसका, क्रय पर दे रखा है। तो यहाँ यानी कि क्या हो जाएगा, अगर 1 लाभ है और 3 परचेज़ है, हाँ प्रॉफिट है, सॉरी परचेज़ किया गया है और 1 हमारा उसका प्रॉफिट आया है, तो टोटल कितनी हमारी बिक्री हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इंटू 1 कर देंगे, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितनी बार जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा और ये 5 टाइम्स जाएगा। तो 75,000 का क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसको शॉर्ट में COGS लिखा जाता है, कितनी आ जाएगी, 3 लाख में से आप 75,000 को लेस कर दीजिए।
माइनस 75,000 यानी कि प्रॉफिट हम इसमें से लेस कर देंगे। तो कितनी आ जाएगी? 2,25,000 की हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल कर के आ गई। अब बाकी चीज़ें गिवन थी, तो ओपनिंग स्टॉक को निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे? जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल कर के आई है, उसमें हम ऐड कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक को और उसमें से लेस कर देंगे हम परचेज़ेज़ को। तो हमारी निकल कर के आ जाएगी ओपनिंग स्टॉक। कितना आया था? 2,25,000 का। उसमें ऐड कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक कितनी है? 50,000 की और परचेज़ेज़ कितना है? 2,50,000 का। अब इसे सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर उसमें ऐड करेंगे तो 2,75,000 आ जाएगा। 2,75,000 उसमें से माइनस कर दीजिए 2,50,000 को। कितना हो जाएगा? अब हमारा निकल कर के जो आएगा वो हो जाएगा 25,000। अब कितना निकल कर के आएगा? 25,000 निकल कर के आएगा। यही 25,000 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए है। और इस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो इनको अच्छे से समझ लीजिएगा। बहुत ही आसान है, एक बार आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो निकालना बहुत ही ईज़ी हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए है। और ये जो फ़ॉर्मूला दे रखा है, इस फ़ॉर्मूले से आप क्लोजिंग स्टॉक भी निकाल सकते हैं, परचेज़ेज़ भी निकाल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकाल सकते हैं और सेल्स तक भी सेल्स में ये रहेगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉफिट कितना है, तो आप सेल्स भी निकाल पाएँगे। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म में साझेदारी फर्म का अंकेक्षण होता है, कंपल्सरी है, वॉलंटरी है, ऑप्शनल है, पीरियडिकल है। तो पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट जो होता है वो क्या रहेगा? वॉलंटरी होता है, ऐच्छिक होता है, आपकी इच्छा पर होता है, आप करवाना चाहें तो करवाएं, कोई कंपल्सरी नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ऑफ अमलगमेशन? कौन सा एकीकरण लेखांकन की व्याख्या करता है? अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड 6 है, 8 है, 10 है, 14 है और ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एकीकरण की अगर हम बात करें किसमें है? जो डी वाला दे रखा है अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड 14 है, इसमें दे रखा है हमारा एकीकरण। डेप्रिसिएशन किसमें दे रखा है? अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड 6 में दे रखा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, If current ratio is 2.5 and working capital is 60,000, the amount of current asset will be। यदि चालू अनुपात 2.5 है, कार्यशील पूंजी 60,000 है, तो चालू संपत्ति होगी। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और एग्जाम में बार-बार जो बीएड का पेपर है उसमें भी बहुत बार रिपीट हुआ है। तो जब आप वर्किंग कैपिटल निकालते हैं तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये फॉर्मूला हो जाता है। और कार्यशील पूंजी यहाँ पर कितनी बता दी गई है? 60,000 की बता दी गई है। और आप यहाँ पर करंट एसेट और करंट लायबिलिटी कैसे निकालेंगे? तो आपको पता होगा, जो करंट रेशियो होता है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ये हो जाता है। तो जब आपके क्वेश्चन में एग्जैक्टली दिया नहीं है कुछ, तो हम उसी को ही लेकर चलेंगे। 2.5x अपॉन क्या हो जाएगा? 1x। तो अब यहाँ पर इसको हम लेस करेंगे तो 2.5 माइनस क्या हो जाएगा? 1x। कितना आ जाएगा? माइनस करने पर 1.5x आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना है? 60,000 है। अब इसको और सॉल्व करने के लिए x आपका बाहर हो जाएगा, x आपका यहाँ पर बाहर हो जाएगा और 60,000 अपॉन क्या हो जाएगा? 1.5। अब ये पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। उसके बाद अब इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा? डिवाइड करने पे हमारा निकल कर के आएगा कि 4 टाइम्स चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 40,000 आ जाएगा। अब ये हमारी निकल कर के जो आई है ये करंट लायबिलिटी है, क्योंकि 1x हमने किसको माना था? ये हमारी करंट लायबिलिटी है। अब हमें इससे निकालना होगा अपनी करंट एसेट को। तो करंट एसेट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर 40,000 इंटू कितना हो जाएगा? 2.5। 2.5 दे रखा था, उससे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 लाख निकल कर के आएगा और यही 1 लाख की क्या हो जाएँगी? हमारी करंट एसेट हो जाएँगी। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक लाइन का क्वेश्चन था, लेकिन आपको सॉल्व करने में टाइम लगा, लेकिन यहाँ पर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चंस को बार-बार आप रिपीट करेंगे तो बहुत ही आसान होगा आपके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए नेक्स्ट है, तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, प्रीवियस ईयर से ही रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस का बार-बार रिपीट होते हैं, तो ज़रूर से इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा और उसको दोबारा से रिवाइज़ भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, मिनिमम वेज इज़ गारंटीड इन, न्यूनतम मज़दूरी का आश्वासन रहता है। रोवन प्रीमियम स्कीम में, इमर्सन एफिशिएंसी प्रीमियम स्कीम में, गैंटास प्रीमियम स्कीम में, हॉलसे प्रीमियम स्कीम में। तो यहाँ पर मिनिमम वेज की गारंटी किस स्कीम में रहती है? तो ये जो हॉलसे प्रीमियम स्कीम है, इसमें आपको न्यूनतम मज़दूरी की गारंटी रहती है। इसके अबव जितना भी आपने काम करेंगे उसका आपको प्रीमियम मिल जाता है, तो ब्याज मिल जाता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी रहेगा।
तो आज की वीडियो में 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी मैंने इंक्लूड किए, जैसे कि साथ-साथ न्यूमेरिकल की भी, क्योंकि 5-6 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके 100% आएँगे। 50 क्वेश्चंस में से 5-6 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तो आपके रहेंगे ही, तो उनको भी आप सॉल्व कर सकें, इसलिए जितनी भी वीडियोज़ आएँगी सब में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी मैं इंक्लूड करती जाऊँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फ्रेंड्स के ग्रुप में, अपने टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।